अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार। ए जीवन के पारावार। यहाँ कवि बताते हैं कि किस तरीके से जो पूंजीपति वर्ग है वो कितना भी स्वयं को बचाने का प्रयास करे, लेकिन जब वो आतंक के अंक में जाता है तो उसका डर जो है उसको और भयभीत करता ही रहता है। और किस तरीके से जो उसका भय है उसको परेशान करता है, ये उन्होंने कविता में दिखाया है और बताया है कि किस तरीके से गरीब तबका और किसान वर्ग जो है वो उनके द्वारा किए गए शोषण से शोषित है। यानी उनके द्वारा जब किसान वर्ग को और गरीब तबके को परेशान किया गया है तो उससे वो कितना ज़्यादा परेशान हुआ है और उसके जीवन पर कितना असर हुआ है। और यहाँ पर फिर वो बादल से निवेदन करते हुए दिखते हैं कि जिस तरीके से तुमने अपनी क्रांति से पूंजीपति वर्ग को नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही इस तबके को, जो गरीब तबका है, कृषक वर्ग है, उसको आप अपने गर्जन से और वर्षण से फायदा भी दें, जिससे कि उनको एक नया जीवन मिल सके। कवि कहते हैं अंगना अंग से लिपटे भी। अब जो पूंजीपति वर्ग है वो आतंक के प्रभाव से बचने के लिए घर में अपने सदस्य से, अपने प्रिय से, अपने प्रियतम के अंग से लिपट जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आतंक के अंक यानी गोद में जाते हैं जब, तो कांपते ही रहते हैं, यानी भयभीत ही होते रहते हैं। कहने का अर्थ है कि वो अपने चाहने वालों, अपने जो प्रियतम हैं, उनसे चाहे जितना लिपट लें या फिर उनकी आड़ में छुपने का प्रयास करें, लेकिन जब आतंक उन पर अपना प्रभाव डालेगा और अब उस आतंक की गोद में जब वो जाएंगे तो उनका भय उन्हें जरूर सताएगा। तो अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना का मतलब होता है पत्नी, प्रियतमा। तो जो आपके चाहने वाले हैं, आपकी पत्नी है या प्रियतमा है, पूंजीपति वर्ग उनसे चाहे जितना लिपट ले या फिर उनकी आड़ में छुपने का प्रयास कर लें, आतंक के गोद में जाने पर वो भयभीत जरूर होंगे। धनी, धनी यानी पूंजीपति वर्ग, धनवान, जो शोषण करके स्वयं को धनवान बना लिए हैं। वज्र गर्जन से बादल, कौन कांप रहा है आतंक के प्रभाव से, चाहे वो जितना भी प्रयास कर ले। धनी किससे? बादल के वज्र के समान गर्जना से। अब बादल से हुई क्रांति की वजह से और आतंक की गोद में जाने के बाद भयभीत होने से उनके जो त्रस्त यानी भयभीत, नयन यानी आंख, मुख यानी मुख, ढांप यानी ढांकना रहे हैं। जब आतंक का प्रभाव उन पर होता है या फिर क्रांति का प्रभाव उन पर पड़ता है और उसके नुकसान पूंजीपति वर्ग को झेलना पड़ता है, तो वे उस आतंक की गोद में जाने के बाद भयभीत तो होते ही हैं, साथ ही उनकी आंखें और उनका मुख जो है वो भय से प्रताड़ित होता हुआ दिखता है, जिसको वो छुपाने का प्रयास करते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, जीर्ण यानी बूढ़ी, बाहु मतलब भुजाएं और शीर्ण मतलब होता है कमजोर, शरीर मतलब शरीर। जो किसान वर्ग है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि जो उनकी बाजुएं हैं, जिसके ताकत के बल पर वो खेत खलिहानों को हरा भरा रखते थे, उससे अनाज उपजाते थे, वो बाजुएं जो हैं वो अब बूढ़ी हो गई हैं। जीर्ण यानी बूढ़ी, बाहु मतलब भुजाएं, वो भुजाएं अब बूढ़ी हो गई हैं और शरीर जो है उनका शीर्ण हो चुका है, यानी कमजोर हो चुका है। एक तो मेहनत करने से, दूसरा शोषण करने से। जो पूंजीपति वर्ग ने उनका शोषण किया है, उनका उपयोग किया है और उनका मेहनताना नहीं दिया उनको, और मेहनत कर करके उनकी भुजाएं जो हैं वो बूढ़ी हो गई हैं और शरीर जो है कमजोर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुझे किसे? बादल को, क्योंकि बादल क्रांति करेगा और पूंजीपति वर्ग को उसके प्रभाव में लपेट लेगा और कृषक पर वर्षण करके
उसके द्वारा की गई मेहनत का फल उसको देगा जब उसके खेत खलिहान हरे भरे हो जाएंगे। तो कवि बताते हैं कि तुझे बुलाता कृषक, कृषक यानी किसान, अधीर यानी जो धैर्य खो चुका हो, अब प्रताड़ित होकर और शोषित होकर, यानी लोग जो उसका फायदा उठाते हैं, उससे मेहनत करवाते हैं और उसका मेहनताना भी नहीं देते, वो कृषक अब परेशान होकर, शोषित होकर जो है अब अपना धैर्य खत्म कर चुका है। अधीर, आ यानी कि यहाँ पर नकारात्मक अर्थ है और धीर मतलब धैर्य, यानी जिसमें धैर्य ना रह गया हो। तो तुझे बुलाता कृषक अधीर, अब जो कृषक है, किसान वर्ग है, जो अपना धैर्य खो चुका है, वो बादल को पुकारता है कि वो आए और क्रांति लाए, उसके लिए आवाज उठाए, ऐसा माहौल बनाए कि उसके हक में चीजें होने लगे। ए विप्लव के वीर, यानी क्रांति लाने वाले वीर, तुझको कृषक जो है अपना जो धैर्य खो चुका है वो बुला रहा है, जिसकी भुजाएं जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं, शरीर कमजोर हो चुका है, चूस लिया है उसका सार। सार यानी उसके शरीर में जो ताकत थी वही उसका सार है, उसके बल पर वो मेहनत करता था, उसका जीवन चलता था। और जो उसका सार है वो पूंजीपति वर्ग ने उसका शोषण करके, उसका उपयोग करके चूस लिया है, यानी उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी है, वो कमजोर पड़ चुका है। तो चूस लिया है यानी उसका शोषण कर लिया गया है, उसका सार यानी उसकी ताकत। हाड़ मात्र ही है आधार, आधार यानी कि जो बेस होता है, जिसको बोलते हैं कि आधारिक रूप में उसका हाड़ मात्र, यानी जो उसके शरीर की जो ताकत थी, जो उसकी हड्डियों की ताकत और मांसल शरीर होने से वो अपनी ताकत का प्रयोग करके जो मेहनत करता था, खेत खलिहानों को हरा भरा करके, उससे अनाज की पैदावार करके, वो हाड़ मात्र ही आज शरीर रह गया है। हाड़ मतलब हड्डियां, यानी उसके शरीर में सिर्फ अब हड्डियां ही मात्र दिखती हैं, जो कि कमजोरी का परिचायक है। और वो कमजोरी किससे हुई है? पूंजीपति वर्ग द्वारा उसका शोषण करने से, उसका उपयोग करने से, उसकी मेहनताना को नजरअंदाज करने से। तो ए जीवन के पारावार, यानी पारावार मतलब समुद्र, ए जीवन के पारावार यानी जीवन के समुद्र। अब जो बादल है वो किस तरीके से वर्षा करता है, तो धरती को और धरती पर रहने वालों को एक नया जीवन मिलता है। तो जीवन देने वाला जो है उसके पास अपार ताकत है, यानी जीवन जो है वो समुद्र के समान अपार क्षमता रखने वाला है, जो जीवन देता है। तो जो कृषक है, जो किसान है, वो बादलों से निवेदन करता है कि ए बादल तुम आओ और हमारे लिए वर्षण करो, जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। और इस तरीके से कवि जो है वो बादल को किस तरीके से क्रांतिकारी का एक रूप देकर और कविता को प्रकृति के माध्यम से प्रतीक बनाते हुए समाज के चेहरे को यहाँ पर हमें हमारे सामने लाते हैं कि किस तरीके से एक वो तबका जो अभी जीवन में संघर्षशील है, जो संघर्ष कर रहा है और उसको आगे बढ़ने की चाहत भी है, और जो बड़ा तबका है पूंजीपति वर्ग, जो उसको दबाने का प्रयास करता है कि उसके आगे कोई आ ना सके। तो एक बार फिर से कविता की इन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। अंगना अंग से लिपटे भी, अपने प्रियतमा के अंग से लिपटने के बाद भी आतंक की गोद में वह कांप रहे होते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादलों के भयभीत हैं और उनके त्रस्त नयन और मुख जो हैं वो ढांक रहे हैं। उनकी बूढ़ी भुजाएं और कमजोर शरीर तुझे बुलाता है, वो कृषक जो कि अपना धैर्य खो चुका है। विप्लव के वीर, एक क्रांति लाने वाले वीर, चूस लिया है उसका सार, उसका जो उसके शरीर की जो ताकत है वो अब चूस ली गई है, और उसके जीवन का जो मकसद है वो भी खत्म कर दिया गया है, और उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां मात्र ही दिखती हैं, जो कि कमजोरी प्रदर्शित करती हैं। और कमजोरी किस वजह से है? पूंजीपति वर्ग के गलत कर्मों का नतीजा, जो कि कृषक वर्ग को सहना पड़ता है। ए जीवन के पारावार, ए जीवन देने वाले, समुद्र के समान अपार क्षमता रखने वाले, कृषक को जीवन देने वाले, वो कृषक तुम्हें पुकार रहा है, तुम आओ और क्रांति लाकर उसके हक में उसको एक जीवन दान दो। तो इस तरीके से कवि ने इस कविता बादल राग में
किस तरीके से बादल को क्रांतिकारी के रूप में दिखाया है, प्रकृति से जोड़ते हुए एक समाज के एक चेहरे को सामने लाया है। जैसे बादल गरजते हैं और बरसते हैं और फिर वर्षा करते हैं, और वर्षा करने से क्या होता है, कीचड़ बह जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को नुकसान पहुंचता है, और जो जमीन में दबे हुए बीज होते हैं वो पनप जाते हैं। वैसे ही जब जो गरीब तबका है उसके लिए क्रांति लाने वाला यानी आवाज उठाने वाला समाज में कोई व्यक्ति खड़ा होता है, तो जो पूंजीपति वर्ग है वो दब जाता है, उसको कई नुकसान झेलने पड़ते हैं और उसके जीवन में कोई सुख नहीं होता है और सुकून नहीं होता है। और वहीं जो गरीब तबका है उसके लिए जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको भी एक मौका मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का। और इस तरीके से उन बीजों की तरह जो ज़मीन में दबे होते हैं और वर्षा पाकर वो पनप उठते हैं, उस तरीके से वो तबका भी जो है उसको एक मौका मिलता है अपने जीवन में आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, ताकि वो भी उस स्तर पर पहुंच सके जिनको वो तरसती निगाहों से देखते हैं।